इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। हेलो इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जिसमें देश को कनेक्टिविटी का विस्तार दिया जाएगा। पीएम मोदी आपको बता दें एफएम ट्रांसमिशन स्टेशंस का आज उद्घाटन करेंगे। 91 एफएम ट्रांसमीटर्स स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफएम स्टेशंस का उद्घाटन होगा। तो साथ ही साथ अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बता दें आपको कि 91 एफएम ट्रांसमिशन स्टेशनों का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेशन का उद्घाटन होगा। 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्थापित होगा और साथ ही साथ 84 जिलों में स्थापित होगा एफएम ट्रांसमिशन। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पीएम मोदी के हाथों आज उद्घाटन होने जा रहा है। देश में आज रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। तो 91 एफएम ट्रांसमिशन स्टेशंस का भी आपको बता दें उद्घाटन है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो स्टेशन है उनका यहाँ पर उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो आज की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। इनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, इनको और तरीके से मजबूत किया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे जो कि 84 जिलों से होकर गुजरेगा। और देश में आज ये देश को क्यों कहेंगे कि बड़ी योजना मिलने जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार देखने को आज मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, अहम खबर, 91 एफएम ट्रांसमिशन स्टेशन का उद्घाटन जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल पीएम मोदी इन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। 18 राज्य चुने गए हैं, 2 केंद्र शासित राज्य चुने गए हैं जहां के 84 जिलों में एफएम ट्रांसमिशन जो है उसको स्थापित किया जाएगा। इस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। तो जैसे कि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि रेडियो कनेक्टिविटी का आज विस्तार होने जा रहा है। अब इसमें क्या क्या खासियत है वो आपको समझा देते हैं। 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का शुभारंभ आज हो जाएगा। लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवरेज का विस्तार जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ट्रांसमीटर 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों 84 जिलों में स्थापित किया गया है। आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जिसे कवरेज बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो कि संभावित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए माध्यम की अनूठी ताकत का उपयोग होगा। ये विस्तार मन की बात के ऐतिहासिक 100वीं कड़ी के 2 दिन पहले हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का उस महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास रहा है जो रेडियो जनता तक पहुंचने में निभाता है और यही वजह है कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए मन की बात करते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो और इस बैठक में एससीओ देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें गलवान झड़प के बाद चीनी रक्षा मंत्री का भारत दौरा वर्चुअली होगा, वर्चुअली तरीके से शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। तो दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की आज बैठक है जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। एससीओ की ये बैठक है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर इस बैठक में पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वह वर्चुअली तरीके से शामिल होंगे। इसके बाद जिस तरीके से लगातार जो खबरें आप हमेशा देखी गई कि चीन जो है हमेशा घुसपैठ की कोशिश करता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत ने हमेशा से विरोध जाहिर किया है। वहीं पाकिस्तान का रुख भी आप हमेशा से देखते आए हैं। इन तमाम मसलों पर आज चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा कि आगे क्या किया जाए। तो फिलहाल दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक है जो कि बेहद खास है। बिल्कुल, तो ये बैठक क्यों खास हो जाती है अपने आप में, चलिए आपको जल्दी से समझा देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। शंघाई सहयोग संगठन दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जैसे कि मेरी सहयोगी अभी दीपिका आपको बता रही थी कि रोज ट्रेन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी जानना बेहद जरूरी हो चलता है कि भारत ने बेलारूस और ईरान को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। जी हाँ, बेलारूस और ईरान में एससीओ में पर्यवेक्षक हैं। बैठक से पहले कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुसलान और आपको बता दें कि जाकिस्लोवे के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता जो कि तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता रहेगी।
और साथ ही साथ दोनों रक्षा मंत्रियों से विचार विमर्श के दौरान रक्षा सहयोग की समीक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के तौर तरीकों की पहचान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इस बैठक में आपसी हित के कई मुद्दे ऐसे हैं उन पर भी चर्चा संभव जताई जा रही है। तो आज अहम दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सूडान से है। सूडान से जारी है ऑपरेशन कावेरी। 121 भारतीयों का 8वां जत्था सूडान से रवाना हो गया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इस बाबत जानकारी दी है। अब तक की बात कर ली जाए तो लगभग 600 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो स्वदेश रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुके हैं। जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें से जो जत्था था वो पहुंचा था। इसी के बाद सभी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और सेना का आभार जताया था। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। हालांकि ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, तो 600 से ज्यादा अभी तक भारतीय जो है वो आ चुके हैं सूडान में रह रहे जो भारतीय फंसे हुए थे। और उसके बाद अब लगातार मिशन कावेरी के तहत ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत जो है वो हेल्प कर रहा है। तो सूडान में 3000 भारतीय जो थे वो रह रहे थे लेकिन वो यहाँ पर फंस गए थे। अब कावेरी ऑपरेशन के तहत इनको भारत वापस लाया जा रहा है। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, जहां पर कई जगहों पर भीषण लड़ाई जो है वो चल रही है। मौजूदा समय में सूडान में सुरक्षा की स्थिति काफी गंभीर है। और साथ ही साथ अगर हम बताएं कि सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच 10 दिनों से भीषण लड़ाई लगातार जारी है। और इस लड़ाई में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कल 300 लोग वापस भारत आए थे। इसी के साथ साथ 135 भारतीयों का जो जत्था है 7वां जत्था वायुसेना के साथ अब जेद्दा पहुंच चुका है। 121 भारतीयों का ये 8वां जत्था है जो कि सीधे अब जेद्दा पहुंचा है, जिनको अब प्लेन के सहारे वापस देश लाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात अमित शाह की करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा है। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान अग्निगेरी, नवलगुंड और लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार में इस वक्त चाहे भाजपा की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करें, सभी अपने दिग्गजों के साथ प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें अमित शाह का दौरा था, अब फिर आज उनका कर्नाटक का दौरा है। आज 3 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा तमाम लोगों से रूबरू होंगे। कल भी आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअली संवाद किया था, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, कहा था कि बूथ स्तर को मजबूत करना ये चुनौती रहेगा। इसके अलावा बता दें आपको कि लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में जुटे थे, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि आज अमित शाह पहुंचे हैं। तो बिल्कुल, तो आज कर्नाटक में 3 चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है अमित शाह का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे अग्निगेरी में चुनावी सभा होनी है और फिर इसके बाद दोपहर 2 बजे लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और उसके बाद 3:30 बजे का जो कार्यक्रम है वो ये कि दोपहर 3:30 बजे हावेरी में चुनावी सभा करेंगे और शाम 5:30 बजे दावड़गेरे में चुनावी सभा को अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा लगातार वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा अमित शाह जो है उन्होंने भी डोर जो है कमान जो है पूरी संभाली हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें जेपी नड्डा का कर्नाटक का दौरा आज है। जी हाँ, अमित शाह तो है ही हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और चुनावी सभा को आज वो वापस संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे शिरलकोपा और शिवमोग्गा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त शामिल होंगे और लगातार आपको बता दें कि उनकी दूसरी मर्तबा ऐसा है कि वापस वो कर्नाटक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी नेता ने भी आपको बताया किस तरीके से आज अमित शाह पहुंचेंगे। इसके अलावा न सिर्फ अमित शाह बल्कि तमाम बड़े जो नेता हैं इस वक्त आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, और अब बात करेंगे राहुल गांधी से जुड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का भी आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे पर है और इस दौरान आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। सुलेपेट, कुसुगी और बेल्लारी में चुनावी सभा होनी है राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार, क्योंकि अगर चुनावी सर्वे की बात हम कर ले तो वो उसमें हम लगातार जितने भी सर्वे अभी तक सामने आए सब में फिलहाल जो सर्वे है उनके नतीजों के हिसाब से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी भी जी जान से जुटी हुई है।
बिल्कुल, और इसी के साथ हम नेता कह भी सकते हैं कहीं ना कहीं 35 साल का जो कर्नाटक का इतिहास है वो यही बताता है कि यहाँ पे सरकारें जो है वो बदलती हैं। और इस बार यदि देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो इस बार नंबर जो है वो फिलहाल कांग्रेस का नजर आता है। इसीलिए कांग्रेस का जो मनोबल है वो ऊंचा दिखाई देता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि शाम 6 बजे बेल्लारी के रोड में शामिल होंगे, रोड शो में शामिल होंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी डेरा डाले हुई थी। जैसे ही प्रियंका गांधी का दौरा समाप्त हुआ, राहुल गांधी एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं और आज कर्नाटक में उनका ये दूसरा दिन है और इसी के साथ साथ कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है आज और इस दौरान आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और दोपहर 12 बजे कलबुर्गी के सुलेपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और दोपहर 3:30 बजे तक कोपल के कुसगी में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बेल्लारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम 6 बजे बेल्लारी में रोड शो भी है, उसमें भी शामिल होंगे राहुल गांधी। इसके अलावा आपको बता दें शाम ढलते ढलते लगभग 7:30 बजे तक बेल्लारी से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। कर्नाटक के उडुपी में बीते दिन राहुल गांधी का वायदा सरकार बनने पर मछुआरों को 10 लाख का बीमा, मछुआरों को डीजल पर सब्सिडी मिलेगी, तमाम बातें वो कहते अपनी जनसभा के दौरान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार वादे लुभावने कर रही है, वहीं बीजेपी भी कई लुभावने वादे कर्नाटक की जनता से कर रही है। लेकिन देखना होगा कि कर्नाटक की जनता ने जैसे पहले की बात करें कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार वहां पर बनी और अब इस बार किस कर्नाटक की जनता किस पर भरोसा जताती है, बस थोड़ा सा इंतजार, 13 मई को तस्वीर साफ। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर कर्नाटक से ही मिल रही है, जहां अमित शाह के दंगा वाले बयान पर आपको बता दें एफआईआर ने बयान पर आपको बता दें कि साफ तौर पर कर्नाटक से बड़ी खबर है, जिसमें बड़ी खबर कांग्रेस ने बयान पर एफआईआर दर्ज कराई है। दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के जीतने पर दंगे की आशंका जाहिर की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। बिल्कुल, वो बयान ये था क्योंकि साफ साफ गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे कर्नाटक की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान वो ये कहते नजर आए कि अगर गलती से भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो फिर कर्नाटक में दंगे होंगे। और जिसका सीधा सीधा कांग्रेस ने आरोप जो लगाया, एफआईआर जो दर्ज कराई है वो हिंसा से जोड़कर कराई है कि हिंसा फैलाने की कोशिश और लोगों को भड़काने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। तो कांग्रेस ने इस बयान पर एफआईआर दर्ज करा दी है। बिल्कुल, इसी के साथ आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशंस में ये एफआईआर दर्ज कराई है। आयोजक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, शत्रुता फैलाना और विपक्ष को बदनाम करने का ये आरोप लगाया गया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी जिले में चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा और वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। तो कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान समुदाय के बीच टकराव पैदा कर सकता है, ये आरोप लगा और इसी आरोप के आधार पर, इसी बयान के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने अब एफआईआर दर्ज कराई है अमित शाह के खिलाफ। तो दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस पार्टी जो है वो लगा रही है, क्योंकि अमित शाह के दंगे वाले बयान पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो है वो आज प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आज प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी के खिलाफ आपका ये विरोध प्रदर्शन होगा। बता दें आपको कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ आम आदमी का विरोध प्रदर्शन आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम है। राघव चड्ढा ने भी बोला है कि चौथी पास राजा को केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि लगातार आपको याद होगा बीते दिनों केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते नजर आए थे। उसको लेकर तमाम चर्चाएं भी बटोरने की कोशिश की गई थी, सुर्खियों में रहना चाह रहे थे। अब आप मांगेगी हिसाब, ये आपको बता दें राघव चड्ढा कहते नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री। बिल्कुल, तो दिल्ली की राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टकराव की ही देखने को मिल रही है, क्योंकि कभी आम आदमी पार्टी हल्ला बोल की तैयारी करती है तो कभी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को गिरने की तैयारी करती है। लेकिन फिलहाल आपको याद होगा किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल ने बहुत कुछ पोल पट्टी खोलकर रख दी है और अब आम आदमी पार्टी ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार करेगी, हल्ला बोल करेगी। मुख्यमंत्री आवास पर खर्च किए गए 45 करोड़ को लेकर आप और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार जारी है। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने कहा कि राजा ने अपने लिए 8400 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा। राजा ने अपने दोस्त को बिजली, कोयला, सी पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया। नतीजा यह है कि देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है।
हालांकि आम आदमी पार्टी के लगातार हौसले बुलंद भी हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसी के साथ साथ तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अब आम आदमी पार्टी उस पर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये राजा की देन है कि आज लोगों को आधार कार्ड की जगह उधार कार्ड की जरूरत पड़ गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है आज की। आज आम आदमी पार्टी महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर नजर आने वाली है। तो फिलहाल राघव चड्ढा जो हैं लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इधर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं तमाम खिलाड़ियों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बाबत नोटिस जारी किया है। और ये जो नोटिस जारी हुआ है वो दरअसल FIR नहीं दर्ज किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि लगातार पूछा यह जा रहा है कि जब इतने दिन से देश के पहलवान और देश के वो खिलाड़ी जब वो कोई मेडल जीत कर आते थे या फिर वो विदेशों में जाकर भारत का डंका बजा कर आते थे, हम सब लोग इनके साथ सेल्फी खिंचाते थे और गौरव का पल हम उसे कहते थे और भारत के लिए ये गौरव की क्षण होते थे। लेकिन आज यही पहलवान जब सड़कों पर बैठे हैं, 7 महिला रेसलर्स ने याचिका भी लगाई है और अब उस पर सुनवाई की जो है वो आज होने जा रही है, क्योंकि पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि 7 महिला रेसलर्स ने याचिका दायर की है, उसी पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ उत्पीड़न के गंभीर आरोप पिछले 3 महीने से लग रहे हैं, क्योंकि पहले महीने में जब ये तमाम खिलाड़ी आए थे, जंतर मंतर पर पहुंचे थे, उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी के बारे में कहा गया कि 4 हफ्ते में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे सौंपेगी खेल मंत्रालय को। लेकिन 4 हफ्ते का वक्त जो था वो भी गुजर गया और 4 हफ्ते के बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने बाद ये इन खिलाड़ियों ने फिर से, इन महिला रेसलर्स ने फिर से आकर के वापसी की है। जंतर मंतर पर ये लोग बैठे। इन्होंने कहा कि हमें जो आश्वासन दिया गया था वो झूठा साबित हुआ और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और इसी की वजह से लगातार अभी भी आपको बता दें, तमाम खिलाड़ी मैदान में डटे हुए हैं। इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी एक बड़ा बयान देखने को मिला है। महाराष्ट्र में बदलाव का वक्त आ गया है। जी हां, संजय राउत ने बड़ा बयान कहा। शिंदे सरकार महज कुछ दिन की मेहमान है। तो संजय राउत हमेशा से तमाम बयानबाजी को लेकर इस वक्त सुर्खियों में हैं और लगातार आपको बता दें किस तरीके से वह निशाना साधते आ रहे हैं, चाहे अजीत पवार के मामले को लेकर बात की जाए या फिर अपनी सरकार को बचाने की बात की जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, संजय राउत ने लगातार भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब शिंदे सरकार का अंत होने वाला है, अब शिंदे सरकार जाने वाली है और एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और वो बड़े बयान में यही बात दोहराते हुए नजर आए कि महाराष्ट्र में बदलाव का वक्त आ गया है। अब इसका इशारा उनका सीधा शिंदे सरकार की तरफ था। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार जो है महज कुछ दिन की मेहमान है। तो जिस तरीके से देखिए शिवसेना का बंटवारा हुआ और 2 धड़ों में शिवसेना जो थी वो पूरी तरीके से बढ़ती चली गई शिंदे गुट की तरफ। लगातार हमलावर संजय राउत जो है वो नजर आते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने शिंदे की सरकार को कुछ दिन की मेहमान की सरकार बता दिया कि सिर्फ शिंदे सरकार जो है वो कुछ दिन की मेहमान है। तो अब शिंदे सरकार पर वो लगातार हमलावर रहते हैं और यही वजह है कि उनके हमेशा बयान जो है वो सुर्खियां बन जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं। और एक बार फिर से संजय राउत ने ये अहम बयान दिया है। राज्यसभा सांसद है संजय राउत, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया शिंदे सरकार को लेकर और एक बार फिर से भविष्यवाणी करते नजर आए और कहा कि महाराष्ट्र में बदलाव का वक्त आ चुका है। अब देखना ये होगा कि बदलाव कब होगा, कैसे होगा भी या नहीं होगा, फिलहाल इस पर नजर रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश सरकार पर हमला है। जी हां, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, खुद को पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं नीतीश कुमार, दलित IAS के हत्यारे की रिहाई पर क्या जवाब दोगे। तो फिलहाल आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, जो कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है वो सवालों के घेरे में अब कहीं ना कहीं आ गई है। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज से शुरू होगी दिव्य काशी यात्रा। पुणे से दिव्य काशी यात्रा की शुरुआत होगी। 10 दिन में 8 मंदिरों की सैर कराएगा भारतीय रेलवे। जी हां, पूरी कोलकाता, गया, वाराणसी, प्रयागराज की यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिव्य काशी यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। तो पुणे से दिव्य काशी यात्रा की शुरुआत आज से हो जाएगी। तो बिल्कुल, और दर्शनार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दिव्य काशी यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में और यूं कहें कि दर्शनार्थियों में, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि 10 दिन में 8 मंदिरों की सैर कराएगा भारतीय रेलवे। इसी के साथ साथ पुणे से होगी दिव्य काशी यात्रा की शुरुआत। आपको बता दें कि 10 दिन के भीतर 8 मंदिर को कवर करना है और इन मंदिरों की सैर कराई जाएगी। तो पुणे से इस दिव्य काशी यात्रा की शुरुआत होगी, जिससे तमाम जो दर्शनार्थी हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, उनको मौका मिलेगा, उनको एक अवसर दिया जा रहा है सरकार की ओर से
कि वह 10 दिन के भीतर 8 मंदिरों की सैर कर सकेंगे। तो पुणे से आज शुरुआत जो है वो होने जा रही है 10 दिनों की यात्रा। पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी, प्रयागराज के धार्मिक स्थलों की आप सैर कर पाएंगे। अगर आपका मन कर रहा है इन सभी मंदिरों को 10 दिन में देखने का, तो आप इस सफर का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, उस पर जरूर लौटते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिएगा।